नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 सम्मेलन में कहा, भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस समझौते का अनुपालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। देश में 78% पात्र आबादी को कोविड रोधी पहला टीका और 35% को दूसरा टीका लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन लगा चुके लोगों को आने की अनुमति प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किया। हैदराबाद के मृणाल कुटेरी ने पूरे 720 अंक लेकर शीर्ष पर रहे। अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ से अधिक, ये 2017 में शुरुआत के बाद से दूसरा सर्वाधिक संग्रह। और 2020 विश्व कप क्रिकेट में शारजाह में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज में कल का प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है गंगा नदी का डॉल्फिन। ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगो नदी प्रणाली में पाया जाता है। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का सही जवाब मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं कासरगोड केरल के वरकोडी गांव के धनुष। मेरा नाम धनुष है। मैं कासरगोड केरल से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। अमृत महोत्सव विजय का विजेता बनने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ और स्टूडेंट होने की वजह से मैं आकाशवाणी समाचार सुनना नहीं भूलता। केरल देश का स्वतंत्र आंदोलन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है और मैं पूरे केरल की ओर से देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम बताएं। श्रोता अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल
अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वर्ष 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी की जाएगी। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट कर देगा और अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करेगा। 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में है और भारत का कार्बन उत्सर्जन केवल 5% है। मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। श्री मोदी ने कहा, आज पूरा विश्व स्वीकार करता है कि केवल भारत ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस जलवायु समझौते की मूल भावना का अनुपालन किया है। जलवायु वित्त की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने उन देशों पर दबाव बनाने की जरूरत बताई जो जलवायु वित्त की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को जितनी जल्दी संभव हो सके $10 खरब का जलवायु वित्त सुनिश्चित करना होगा। श्री मोदी ने विवेकपूर्ण उपभोग को समय की आवश्यकता बताया। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल का
एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने COP26 शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने 2030 की जलवायु कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार साझेदारी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ग्लासगो में संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, आतंकवाद से निपटने, हिंद प्रशांत क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला समायोजन और कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या को लेकर अब तक हुए विचार विमर्श में अनुकूलन को उतना महत्व नहीं दिया गया जितनी रोकथाम के उपायों को। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के महत्वपूर्ण विचार विमर्श में कार्रवाई और एकजुटता सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की तरह जलवायु अधिकांश विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती है। वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही है। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित पक्षों का 26वां शिखर सम्मेलन COP26 कल ग्लासगो में शुरू हुआ। कल से शुरू हुआ COP26 शिखर सम्मेलन आज भी जारी रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 120 से भी अधिक देशों के राष्ट्र प्रमुख भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मौजूदा स्थिति का आकलन और भविष्य की राह तलाशने का एक अवसर है। एक रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे स्वच्छ टेक्नोलॉजी और नवाचार विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। श्री मोदी अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड की सोच के साथ ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर द्वीप राष्ट्रों के लिए एक नई पहल की शुरुआत का भी कार्यक्रम है। इसके तहत आपदा का सामना करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजरायल, नेपाल और अन्य राष्ट्रों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, ग्लासगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। श्री मोदी ने श्री जॉनसन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2030 की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी बातचीत शुरू करने के उपायों सहित व्यापार साझेदारी बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने श्री जॉनसन की जल्द भारत यात्रा पर आने की इच्छा दोहराई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री ने COP26 सम्मेलन में कहा, भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस समझौते का अनुपालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। देश में 78% पात्र आबादी को कोविड रोधी पहला टीका और 35% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन लगा चुके लोगों को आने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किया। हैदराबाद की मृणाल कुटेरी पूरे 720 अंक लेकर शीर्ष पर।
अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ से अधिक, ये 2017 में जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से दूसरा सर्वाधिक संग्रह। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से हराया। देश में अब तक 106 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 73 करोड़ 43 लाख टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 33 करोड़ 36 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 78% पात्र आबादी को कोविड रोधी पहला टीका और 35% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन लगा चुके लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने की अनुमति दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोविड बाद साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के उपचुनाव के लिए मतों की गिनती शुरू हो गई है। ये सीटें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में है। इनके लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था। विधानसभा की 29 सीटें असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख को धन शोधन मामले में 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कल एक वीडियो बयान में श्री देशमुख ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 में हैदराबाद के मृणाल कुट्टेरी पूरे 720 अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहे। अक्टूबर माह में वस्तु और सेवा कर संग्रह जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। इस वर्ष अप्रैल महीने में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह हुआ था। अक्टूबर माह में जीएसटी से प्राप्त कुल राजस्व 1,30,127 करोड़ रुपए रहा। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। ये दिन धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने और आयुर्वेदिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय है पोषण के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित किया जाएगा। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इस क्रम में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के साथ मिलकर नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत की है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से इस जानकारी को #नारी से खरीदारी पर साझा करने को कहा है। आपने दिवाली की इस खरीदारी के वक्त देखा होगा बाजार में उस महिला को जो दिए या फूल बेच रही है। उसको भी देखा होगा जो दिवाली की डेकोरेशंस बेच रही हो। शायद उसको याद करें जो सलवार सूट सिलने में माहिर हो, जो आपकी पसंदीदा साड़ी आपको दिखाए। इस दिवाली पे जब आप खरीदारी करें, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय आह्वान को जरूर स्वीकारें, दैट बी वोकल फॉर लोकल। लेकिन मेरी ओर से एक विशेष आग्रह है कि आप इस दिवाली करें नारी से खरीदारी। 2020 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में कल रात इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना बांग्लादेश से होगा, जबकि पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। आज की कड़ी स्वतंत्रता सेनानी उमाबाई कुंडापुर को समर्पित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है।
आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संघर्ष की एक झलक। 2 नवंबर 1929 महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में लॉर्ड इरविन की घोषणा के जवाब में दिल्ली स्टेटमेंट जारी किया था, जिसे इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को पेश किया था। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत के दौरे पर था और हर जगह उसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन! भारत माता की जय! जहां पूरे देश में भारतीयों ने सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वहीं लंदन में भी भारतीयों को रियायतें देने का विरोध हुआ और संसद में इस पर बहस हुई। इरविन की घोषणा ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य में भारतीयों के विश्वास को बहाल करने का प्रयास था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया। गांधी जी ने बीच का रास्ता खोजने के प्रयास में दिल्ली वक्तव्य जारी किया। इसके मुख्य बिंदु देश में शांत माहौल को प्रेरित करने, राजनीतिक कैदियों को आम माफी देने और प्रगतिशील राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए सामान्य सुलह की नीति को अपनाने पर केंद्रित थे। बयान में ये भी रेखांकित किया गया कि देश की सरकार में अधिक उदार भावना का संचार किया जाना चाहिए। हालांकि जब गांधी जी 23 नवंबर 1929 को इरविन से मिले तो उन्होंने दिल्ली स्टेटमेंट में दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। आज प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सुधारक और विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के प्रखर प्रचारक महेंद्र लाल सरकार की जयंती है। उनका जन्म 2 नवंबर 1833 को बंगाल में हावड़ा जिले के पैकपारा गांव में हुआ था। वो भारत के पहले राष्ट्रीय विज्ञान संघ के संस्थापक थे, जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए। महेंद्र लाल सरकार ने यूरोपीय चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई की थी। बाद में जब उन्हें लगा कि पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का महंगा इलाज भारतीय नहीं करा सकते थे, तो होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में जुट गए। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल शाखा की एक बैठक में उन्होंने होम्योपैथी को उस समय की पश्चिमी चिकित्सा से बेहतर घोषित किया, जिसके लिए उनका ब्रिटिश डॉक्टरों ने बहिष्कार किया। हालांकि वो भारत में एक प्रमुख होम्योपैथिक चिकित्सक बन गए और अपने करियर के दौरान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तपस्वी योगी रामकृष्ण और त्रिपुरा के महाराजा सहित उन दिनों के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों का उपचार किया। महेंद्र लाल सरकार एक मानवतावादी थे, जो मानते थे कि विज्ञान मानव की समृद्धि को बढ़ा सकता है और भारतीयों की गरीबी तथा अज्ञानता को दूर करने के लिए आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1876 में द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना की। एसोसिएशन ने जनता के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमित व्याख्यान आयोजित किए। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। उन्होंने IACS में शाम के व्याख्यान में स्वतंत्रता सेनानी सरला देवी चौधरानी की उपस्थिति की व्यवस्था की, ताकि वो भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 23 फरवरी 1904 को महेंद्र लाल सरकार का निधन हो गया, लेकिन विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को लोकप्रिय बनाने की उनकी विरासत ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हम भारत के इस महान सपूत और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक ऐलान कि 2070 तक भारत हो जाएगा नेट जीरो उत्सर्जन राष्ट्र, इसे सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण की पहली खबर है विकासशील देशों की आवाज बना भारत। दैनिक भास्कर ने श्री मोदी के जलवायु संरक्षण पर किए गए 5 बड़े वायदों को विस्तार से देते हुए लिखा है, जानिए भारत की पंचामृत की सौगात। चौतरफा लिवाली से 60,000 सेंसेक्स, लिखता है लोक सत्य। पत्र आगे लिखता है 4 दिन की गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स ने बढ़त हासिल की। बिहार में पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 4 आतंकवादियों को फांसी, 2 को उम्र कैद, दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इसे जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दिल्ली में 19 महीने बाद कल से 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलने पर दैनिक जागरण ने लिखा है, आओ फिर स्कूल चले हम। पहले दिन शिक्षकों ने जाने छात्र छात्राओं के अनुभव। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम बताएं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री भारत वर्ष 2070 के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 सम्मेलन में कहा, भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस समझौते का अनुपालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। देश में 78% पात्र आबादी को कोविड रोधी पहला टीका और 35% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन लगा चुके लोगों को आने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किया। हैदराबाद के मृणाल कुटेरी ने पूरे 720 अंक हासिल किए। अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ से अधिक। ये 2017 में जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से दूसरा सर्वाधिक संग्रह। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।